माई सेल्फ पंकज यादव, आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है CVA या फिर ब्रेन अटैक, जो अपना न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट नर्वस सिस्टम चल रहा है उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत जगह क्वेश्चंस पूछे जाने वाली डिजीज है। नाम इसका सेरिब्रल वेस्कुलर अटैक। ये डिजीज शुरू करने से पहले दो बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये जो वीडियो आएगी, ये मुझे नहीं पता कौन सी डेट को आएगी, या बाद भी आ सकती है, कब क्या आएगी मुझे नहीं पता, बट मैं आपको ये जरूर बताता हूं कि जो 15 जून से ECG की क्लासेस, जिसको भी प्रॉब्लम आती है, जिसको समझ में नहीं आती है, परेशानी है, डाउट है, या फिर रिवीजन करना है, या फिर जो भी आपका कंफ्यूजन है, आप 15 जून से रेगुलर शाम को 6 बजे वीडियो में डालूंगा। प्लस में अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लगे तो आप मेरे को जरूर बताना। बाकी अगर ये वीडियो बाद में आती है, 15 जून के बाद भी आती है, तो वो मैं अलग से सेक्शन बना दूंगा प्लेलिस्ट का, तो आप उसके अंदर जाके पूरी वीडियोस को देखना और समझना कि ये चीज क्या है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं और क्या इसके अंदर कंफ्यूजन क्वेश्चंस आते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है, दैट इज सेरिब्रल वेस्कुलर अटैक या फिर ब्रेन अटैक या फिर स्ट्रोक। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो फुल फॉर्म आती है, नाम से पता चल रहा है सेरिब्रल वेस्कुलर, यानी कि जब सेरिब्रल आर्टरी होती है, किसको सप्लाई करती है? सेरिब्रम को सप्लाई करती है। ठीक है, जब उसके अंदर वेस्कुलर अटैक हो जाए, ठीक है, सेरिब्रल वेस्कुलर अटैक हो जाए, नाम है उसका क्या? CVA या फिर ब्रेन अटैक या फिर स्ट्रोक। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको, ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन भी यही होता है क्या कि MPCO के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सी वेसल्स के अंदर स्ट्रोक होता है, तो सेरिब्रल वेसल होती है उसके अंदर होता है। कैरोटिड भी ऑप्शन में था लेकिन सेरिब्रल के अंदर होता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको, तो इट इज सडन डिस्ट्रप्शन, ठीक है, इट इज द सडन डिस्ट्रप्शन ऑफ द किसका? सेरिब्रल वेसल्स का। ठीक है, सेरिब्रल वेसल्स का, जिसकी वजह से सेरिब्रल वेसल्स लीड टू द, ठीक है, लीड टू द, किसको लीड करेगी? लीड टू द डैमेज। ठीक है, लीड टू द डैमेज, किसका डैमेज? सेरिब्रम का। ठीक है, अब क्या होता है कि जब मान के चलिए दो आर्टरी होती है अपने पास में, जो मेन सप्लाई करती है अपने दिमाग को। फर्स्ट वन दैट इज कैरोटिड आर्टरी होती है, और जो पीछे से एक आर्टरी जाती है वर्टिबल कॉलम से ऊपर की तरफ, दैट इज वर्टिब्रल आर्टरी होती है। ये दो मेन आर्टरी होती है जो पूरे अपना ब्रेन है उसको सप्लाई करती है ब्लड। जब आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाती है, लेकिन मेन ही होती है। ठीक है, तो जब उनके अंदर जब वो सप्लाई करिए, आगे जाके जब सेरिब्रल वेसल्स के अंदर जब कोई ओक्लूजन हो जाए, कोई थ्रोम्बोसिस हो जाए, कोई भी ऐसी रुकावट पैदा हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा, उधर के एरिया का प्रॉपर तरीके से टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब हाइपोक्सिया हो जाती तो ऑब्वियस सी बात है इस्चीमिया हो जाएगा। अब इस्चीमिया के बाद में जो स्टेज आती है ना, उसे कहते हैं स्ट्रोक, यानी कि स्ट्रोक होगा। ठीक है, अब स्ट्रोक तो हो गया। अब ये स्ट्रोक अगर लंबे समय तक रह जाता है ना, तो फिर उसे कहते हैं ब्रेन अटैक। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रेन अटैक। देखो स्ट्रोक तो क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेज होती है। ठीक है, स्ट्रोक को फिर भी अपन मेंटेन कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रेन अटैक हो जाता है ना, ये इरिवर्सिबल स्टेज हो जाता है, इसको कवर नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द इसके इंट्रोडक्शन के। अब जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज कि भाई ये क्या होता है। दो बातें छोटी छोटी पॉइंट है वो बता देता हूं। सबसे पहले ट्रांजिशन अटैक होता है, ट्रांजिशन इस्चेमिक अटैक। ठीक है, ट्रांजिशन इस्चेमिक अटैक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? देखो ये एक ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशन जाना मतलब वो एक बीच की स्टेज होती है, या तो आगे की या तो वो आगे पीछे जाएगा या फिर उसे आगे जाएगा, यानी कि बीच की जो स्टेज होती है उसे ट्रांजिशन कहते हैं। इस्चेमिक अटैक यानी कि सर इसके अंदर जो डिस्ट्रप्शन अक्कर, ठीक है, डिस्ट्रप्शन अक्कर हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि ओनली डिस्ट्रप्शन अक्कर ओनली इस्चीमिया होता है। ठीक है, इस्चीमिया होता है जिसकी, और ये रिवर्सिबल स्टेज होती है। ठीक है, इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल स्टेज होती है। ठीक है, और बस खाली इस्चीमिया होता है इसके अंदर। ठीक है, बाकी एक होता है ब्रेन अटैक। ठीक है, ब्रेन अटैक के अंदर क्या होता है कि सर इट इज द कंप्लीट क्लोज हो जाता है ब्लड, यानी कि जो वेसल है वो कंप्लीट क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ब्लड जा रहा है वो जा नहीं पाएगा। तो ब्रेन अटैक के अंदर क्या होता है? सर कंप्लीट क्लोजर हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट
क्लोजर हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट क्लोजर हो जाता है ब्रेन अटैक का। तो दिस इज द मेन मैकेनिज्म बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द किसको, ब्रेन अटैक को, या फिर कंप्लीट क्लोजर हो जाता है। देन उसके बाद होता है अपने पास में कि ब्रेन अटैक हो गया, कंप्लीट क्लोजर हो गया, और ये इरिवर्सिबल स्टेज होती है, ठीक है, क्या होती है, इरिवर्सिबल स्टेज होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इसके स्टेजेस के बारे में। अब पढ़ते हैं सर इसके कारण, यानी कि व्हाट आर द मेन कॉजेस, ठीक है, कि भाई किस किस कारण की वजह से ये डिजीज कंडीशन अराइज हो सकती है। तो सबसे पहले जो इसका कॉज होता है दैट इज फर्स्ट वन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, बहुत आसान है, थ्रोम्बोसिस वगैरह हो गया, ठीक है, थ्रोम्बोसिस वगैरह हो गया, एम्बोलिज्म वगैरह हो गया, ठीक है, एम्बोलिज्म वगैरह हो गया, या फिर इसके अलावा कैड होती है, ठीक है, कैड तो नहीं, इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस लिख लो आप, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, या फिर कोई वेसल रप्चर हो जाती है, ठीक है, तो रप्चर्ड वेसल। तो दीज आर द क्या हो सकते हैं इसके सर, इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, या फिर इसके अंदर जो कारण होते हैं जो इनकी वजह से होंगे, तो भाई इसकी वजह से सेरेब्रल हो जाती है। थ्रोम्बोसिस मोस्ट कॉमन कॉज होता है, एम्बोलिज्म कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा ये, ठीक है, कंप्लीट रोक देगा, बिल्कुल नहीं जाने देगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, और रप्चर्ड वेसल्स हो जाती है। तो दिस इज द मेन टाइप्स। बाकी इसके अलावा एक मैंने अभी आपको बता दिया, इस्चीमिक के अंदर, यानी कि अगर एक स्ट्रोक वैसे नापा जाए क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से, तो इस्चीमिक स्ट्रोक होता है जिसके अंदर खाली इस्चीमिया होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है, और बाकी हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है जिसके अंदर वेसल्स रप्चर हो जाती है, तो हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। अगर वो दो टाइप लिखने चाहो तो वो भी लिख सकते हो। अब पढ़ते हैं भाई इसके रिस्क फैक्टर, यानी कि व्हाट आर द मेन रिस्क फैक्टर, जिसके ऊपर ये डिवाइड कर रखा है, ठीक है, रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर के अंदर जो अपने पास में सबसे पहले आता है दैट इज क्या होता है, इसके अंदर हाइपरटेंशन हुआ, यानी कि कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का है तो उसकी वजह से रप्चर वेसल हो जाएगी, और लंबे समय तक रहेगा वो हाइपरटेंशन, और वही फर्दर रप्चर वेसल हो जाएगी, तो इस्चीमिया, हाइपोक्सिया, नेक्रोसिस और वो सब कुछ होगा, ठीक है। देन इसके अलावा सेकंड नंबर पे क्या होता है, अगर कार्डिक फेलियर होता है, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर होता है, तो सब कुछ होगा क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा। बाकी इसके अलावा आर्टीरियल फिब्रिलेशन हो रही तो कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको रिस्क फैक्टर बता रहा हूं, आप लिखते जाना, ठीक है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, कार्डिक आउटपुट के बाद में बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होती है, वो एम्बोलिज्म कोज करवाती है, मिट्रल वाल के नीचे चारों तरफ कॉलोनीज बन जाती हैं बैक्टीरिया की, वो वहां से रिमूव होके और सेरिब्रल वेसल्स के अंदर जाके रुकावट पैदा कर सकती है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर ओसीपी वगैरह होती है, वो यूज करता कोई पेशेंट तो उसका चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है तो उसका चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटिस के बाद में अगर कोई बैड हैबिट करता है, स्मोकिंग, अल्कोहल की हिस्ट्री है, तो उसके अंदर ये चांसेस बढ़ जाते हैं। एंटीकोगुलेंट ड्रग चल रही है तो उसके अंदर और इसके अंदर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग होती है, यानी स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरिकाइनेस, तो उसके अंदर भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर जो कि इसके अंदर कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं अपने इस पास में क्या उसके साइन सिम्टम्स आते हैं। तो साइन सिम्टम्स, इसके बहुत सारे साइन सिम्टम्स हैं, आप इसको सिस्टम से समझना। सबसे पहले रेस्पिरेटरी के साइन सिम्टम्स पढ़ते हैं, तो सर एबीसी खराब हो जाएगा, यानी कि एयरवे, ठीक है, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन खराब हो जाएगी, ठीक है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन खराब हो जाएगी। देन उसके बाद में क्या होता है, एयरवे, ब्रीथिंग हो गया, सर्कुलेशन खराब हो चुकी है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या करेगा भैया, देखो ये चीजें तो हो गई अपने पास में खराब, अब इसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक है, वो बात बढ़ेगी। बाकी इसके अलावा सर इंट्यूबेशन वगैरह करवाना पड़ता है, ठीक है, बाकी इंट्यूबेशन वगैरह होती है। बाकी इसके अलावा एबीसी खराब हो जाती है इसके अंदर। और क्या हो सकता है साइन सिम्टम्स होंगे इसके, ठीक है, और इसके अंदर साइन सिम्टम्स हो सकते हैं सर, फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है सर, फेशियल पैरालिसिस, ठीक है, फेशियल पैरालिसिस होता है, फिर पैरासिस होता है। पैरासिस और पैरालिसिस में इसके अंदर तो कंप्लीट ही खत्म हो जाता है, काम करना ही बंद कर देता है, पैरासिस के अंदर वीकनेस आ जाती है, ठीक है, ये सब कुछ होने लग जाता है। बाकी इसके अलावा एबीसी हो गया, इसके अंदर और डिस्फेजिया, यानी कि डिस्फेजिया होने लग जाएगा। और बाकी इसके अलावा स्लर्ड स्पीच हो जाएगी, ठीक है, स्लर्ड स्पीच हो जाएगी, डिस्फेजिया बताता हूं अभी, स्लर्ड स्पीच होने लग जाएगी। बाकी इसके अलावा डिफिकल्टी इन मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है, इन स्वेलोइंग, यानी कि जो निगलने के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाएगी। बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है इसके अंदर, और बाकी इसके अलावा इसके अंदर डिफिकल्टी स्वेलोइंग होने लग जाएगी, बोलने के अंदर परेशानी आने लग जाएगी। बाकी डिस्फेजिया का मतलब यही होता है कि ना डिफिकल्टी स्वेलोइंग, ठीक है। और बाकी इसके अलावा क्या होता है कि कोडिनोफेज होता है, उसके अंदर पेनफुल स्वेलोइंग होती है, ठीक है। और बाकी एफेजिया के अंदर बोलने के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है उसकी वजह से, ठीक है। बाउल ब्लैडर डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है, बाउल ब्लैडर डिसफंक्शन हो सकते हैं।
और बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है इसके अंदर, और इसके अंदर सर बस डिसफंक्शन हो जाएगा, आर्म वीकनेस होती है, ठीक है, आर्म वीकनेस होने लग जाती है, और बाकी इसके अलावा क्या होता है, हेमीप्लेजिया हो जाता है, ठीक है, हेमीप्लेजिया वगैरह हो जाएगा, और हेमीपैरेसिस हो जाएगा, ठीक है, हेमीपैरेसिस हो जाएगा, कंप्लीट सेंसरी मोटार लॉस हो सकता है, कंप्लीट सेंसरी मोटार लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ होने लग जाएगा। बाकी इसके अलावा क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, बाकी इसके अलावा एक अच्छा ये हो गया, और डिसअर्थरिया होती है, ठीक है, डिसअर्थरिया भी हो सकता है। ये क्या होता है, ये आर्टिकुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, यानी कि टू सेंटेंस को ये आपस में जोड़ नहीं पाएगा, ठीक है, दो वर्ड्स को एक सेंटेंस नहीं बना पाएगा, या फिर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ नहीं पाएगा, या फिर इसके अलावा डिसअर्थरिया के बाद में सर एफेजिया हो जाता है। एफेजिया क्या होता है, यानी कि सर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा एक दूसरे के साथ में ढंग से, ठीक है, कम्युनिकेट के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है। अच्छा, एफेजिया दो तरह का होता है, ब्रोकास और वर्निक्स, यानी कि रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव यानी कि जो सेंटर होता है बोलने का अपना, वो होता है क्या, ब्रोकास, जो पाया जाता है ब्रेन के अंदर। और बाकी इसके अलावा रिसेप्टिव यानी कि रिसीव करने को होती है, वो वर्निक्स होता है जो रिसेप्टिव एरिया होता है। वो दोनों एफेज होगा, एक्सप्रेसिव भी और रिसेप्टिव भी एफेजिया हो जाएगा। बाकी इसके अलावा डिसअर्थरिया होगा, यानी कि सर पेनफुल मूवमेंट होती है। बाकी इसके अलावा डिसअर्थरिया के अंदर डिफिकल्टी होगी, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया दिया ऊपर, ठीक है, डिसअर्थरिया मैंने बता दिया। बाकी इसके अलावा जो इसके अंदर हो सकता है दैट इज एग्नोसिया हो सकता है, ठीक है, यानी कि इससे दूसरों को पहचानने के अंदर से रिकॉग्नाइज करने के अंदर परेशानी कोज करेगा। बाकी इसके अलावा इसके अंदर क्या हो सकता है, हेमिएनोप्सिया, यानी कि हेमिएनोप्सिया पाया जाएगा। हेमिएनोप्सिया के अंदर क्या होता है कि वन साइड विजन खराब हो जाती है, ठीक है, वन साइड हाफ विजन एकदम खत्म हो जाती है, ठीक है, हाफ विजन खत्म हो जाती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और क्या हो सकता है इसके अंदर, एक तो होता है हेमिएनोप्सिया, एक होती है होमोनिमस हेमिएनोप्सिया, ठीक है, ये सारा सब कुछ भी हो सकता है। देखो साइन सिम्टम्स इसके ऊपर कोई पता नहीं रहता है कहां कैसे होते हैं, बहुत सारे साइन सिम्टम्स जितने भी अपने जो ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उसके हिसाब से साइन सिम्टम्स होते हैं। अगर जो सेंटर खराब होगा इस चीज में, वही सेंटर वहां का काम करना बंद कर देता है, वहीं के साइन सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो इसके अंदर होता नहीं है। ये जितने भी होते हैं, एग्नोसिया हो गया, एफेजिया हो गया, डिसअर्थरिया हो गया, ये वो मेडिकल टर्म्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई ये क्या होता है, एफेजिया क्या होता है, एग्नोसिया क्या होता है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी इसके अलावा हेमिएनोप्सिया के अंदर वन साइड ये क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या होता है ये। बाकी होमोनिमस हेमिएनोप्सिया का मतलब ये होता है कि सर बोथ साइड काम करना बंद कर देती है, ठीक है, बोथ साइड ऑफ ब्रेन डोंट वर्क, ठीक है, काम नहीं करती है, ठीक है, मतलब कि बोथ साइड ऑफ ब्रेन नहीं, बोथ साइड ऑफ आईज, यानी कि आईज काम करना बंद कर देती है, दोनों तरफ से दिखना बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है साइड में, ठीक है। और बाकी इसके अलावा इसके अंदर क्या हो सकता है, लेफ्ट और राइट के साइन सिम्टम्स आते हैं। अगर राइट ब्रेन डैमेज होगा तो उसके अंदर क्या होगा, जजमेंट खराब हो जाएगी, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, टाइम वगैरह की अवेयरनेस नहीं होगी। और लेफ्ट साइड के अंदर क्या होता है, स्लो परफॉर्मेंस हो जाती है, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लेता है। प्लस में इसके अलावा क्या होता है, डिप्रेशन के अंदर जा सकता है, आसपास की एक साइड के बारे में पता नहीं रहता है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइन सिम्पटम्स दैट इज जनरली बाय द सीन इन द सीवीए। अब पढ़ते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एक टर्म आती है नेग्लेक्ट सिंड्रोम, ठीक है, नेग्लेक्ट सिंड्रोम, उसके अंदर पेशेंट इसके अंदर चला जाता है, इस डिजीज के अंदर नेग्लेक्ट सिंड्रोम भी हो सकता है, यानी कि आसपास के बारे में उसको अवेयरनेस नहीं रहती है। अब पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन तो करते ही हैं, कैसे, फास्ट के द्वारा। अब ये फास्ट क्या होता है, फास्ट का मतलब होता है टाइम, स्पीच, ये चेक की जाती है, ठीक है, आर्म वगैरह देख लिया जाता है और फेस दिखा जाता है इसके अंदर। बाकी इसके अलावा सीटी एमआरआई होती है, बाकी इसके अलावा एक्सरे वगैरह किया जा सकता है, ठीक है, सीवीसी की जाती है, एलएफटी, आरएफटी, ठीक है, पीएफटी भी की जा सकती है। तो ये सारे सिम्पटम्स कैन बी और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैन बी मेड। देन उसके बाद होता है इसका मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अब जो इसका मैनेजमेंट होता है डिपेंड करता है क्या सिम्पटम्स खराब हुए। तो सबसे पहले क्या उठाया जाएगा इसके अंदर, सबसे पहले जो इसका मैनेजमेंट होता है दैट इज, इसके अंदर जो सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके अंदर किसके द्वारा, एंटी इमेटिक, एंटीबायोटिक, ये सबसे पहले शुरू करते हैं। एंटी इमेटिक हो गया, एंटी स्पाज्मोटिक हो गया, ये सारा सब कुछ तो देते ही देते हैं अगर बाउल ब्रेदर के साइन सिम्पटम्स आ रहे हैं तो। बाकी इसके अलावा क्या दिया जाता है, एंटी कोगुलेंट ड्रग, ठीक है, एंटी कोगुलेंट दिए जाते हैं। और बाकी इसके अलावा
इसके अंदर एंटीकोगुलेंट हो गया। एंटीकोगुलेंट के बाद में सर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स दिए जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा एंटीकोगुलेंट हो गया, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ठीक है, बताऊंगा इसके एग्जांपल कौन से होते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं इसके अंदर। और बाकी इसके अलावा अगर इसके अंदर वो साइंस में होता है तो बाकी इसके अलावा एंटी सीजर्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि एंटी सीजर्स वगैरह होते हैं वो दिए जाते हैं। बाकी इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, मसल रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, ठीक है। एंटीमेटिक के अंदर एमसीपी वगैरह, एंटी स्पाज्मोटिक के अंदर बुस्काविन, डायसाइक्लोमिन, ये तो बाउल ब्लैडर खराब हो जाता है उसके अंदर। एंटीकोगुलेंट्स के अंदर हिपैरिन, वारफरिन। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स के अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरिकाइनेज। स्टेरॉइड्स के अंदर मिथाइलप्रेडनिसोन और बाकी प्रेडनिसोन। एंटी सीजर्स के अंदर कार्बामेज़ापिन और मसल रिलैक्सेशन के अंदर सक्सिनिल कोलिन वगैरह दिया जा सकता है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर MERI होता है, मैकेनिकल, ठीक है, ये सर्जरी की जाती है इसके अंदर, मैकेनिकल एम्बोलिक, ठीक है, रिमूवल होता है, ठीक है, रिमूवल इंसिजर करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये की जा सकती है। बाकी इसके अलावा और इसके अंदर क्या किया जा सकता है सर, कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड का क्या किया जा सकता है अपने पास में, कैरोटिड एंट्रेक्टोमी की जाती है, यानी कि जो उसके अंदर से जो कैरोटिड आर्टरी होती है उसके अंदर से घुमा के उसको डायरेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि हो जाती है, बाकी सक्शन कैथेटर के द्वारा इसको खींच लिया जाता है, एम्बोलिस वगैरह को। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सारा सब कुछ होता है। सबसे पहले एबीसी को मॉनिटर करते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन दी जाती है, ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन दी जाती है। अच्छा, इसके अंदर जो रेस्पिरेशन आती है ना, वो चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन आती है, ठीक है, चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन होती है पीरियडिक अपनिया के साथ में, तो दिस इज द इसका रेस्पिरेशन होती है। बाकी इसके अलावा एबीसी मॉनिटर करते हैं, इसके अंदर क्या एबीसी के अंदर कंफर्टेबल पोजीशन दी जाती है, 15 से 30 डिग्री पोजीशन देती है स्लाइटली एलिवेट करके। बाकी इसके अलावा और क्या किया जा सकता है इसके अंदर, बस मेनली तो इसके अंदर ये करते हैं कि भाई एक तो स्लाइटली इसके अंदर पोजीशन दी जाती है, एबीसी मॉनिटर करते हैं। बाकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि भाई जो सिम्टम्स सारे वैसे उसकी केयर की जाती है। अगर स्किन केयर की जाएगी, एबीसी यानी कि रेस्पिरेटरी की केयर की जाएगी, माउथ की बकल के अंदर प्रॉपर तरीके से चीविंग हो जाए, फेशियल पैरालिसिस हो रही है, थोड़ा सा एम्बुलेशन करवाना पड़ता है। बाकी इसके अलावा सेफ्टी मेजर करने पड़ते हैं, सीजर्स के प्रिकॉशंस मेंटेन करने पड़ते हैं। बाकी एस्पिरेशन से प्रिवेंट करता है अगर अनकॉन्शियस हो जाता है तो। बाकी इसके अलावा अगर भूल जाता है आसपास का एरिया को तो उसको चारों तरफ से दिखाते हैं, एक कॉल और वो जो बेल आती है उसको दबाने के लिए वो दे दिया जाता है। तो these are the nursing intervention can be made for the patient for who is suffering from CVA, ठीक है। बाकी ये वीडियो यही तक थी, अगर किसी को डाउट लगे, किसी को कंफ्यूजन लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, और यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक जरूर कर जाना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। चैनल आपका ही है, किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस डालता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सभी को नमस्कार।